हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग मैथ्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये मैथ्स की सीरीज़ आपके जितने भी टीचिंग लेवल के प्राइमरी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, उन नंबर्स में आता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जिनको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, पूर्णांक क्या होते हैं इंटीजर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ें उम्मीद भर में आपको पहले से पता होंगी। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ जिसको, जैसे जो लोग जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है उनको कन्फ्यूज़न रहती है, तो ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि इन्हीं पर बेस तैयार होकर आगे कि हम लोग मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और प्लस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, याद रखना, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, इसमें ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, प्लस इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 0 से नहीं, 1 से शुरू होते हैं और प्लस साइन वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चलता है। उसके बाद हमारा एक अगला आता है जो है हमारा नेचुरल नंबर्स के बाद पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जैसे नेचुरल नंबर्स 1 से चलकर इन्फिनिटी तक होते हैं, वैसे पूर्ण जो है होल नंबर जो होते हैं जिनको पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो होती ही हैं संख्याएं, बस इसमें ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है। तो जब ज़ीरो मिलाकर हम बात करेंगे तो वो होती हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सिर्फ प्लस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है कि प्राकृतिक जो भी होंगी, जो नेचुरल चीज़ होंगी, जो प्राकृतिक होंगी, वहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। होल नंबर मतलब पूरे नंबर, तो पूरे नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया तो हम उसमें ज़ीरो को इंक्लूड करके समझते हैं। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो प्राकृतिक से, और प्राकृतिक में ज़ीरो नहीं होता है। बस इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, प्रकृति में ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर हमारा पूर्णांक होता है, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर होता है हमारा इंटीजर, और इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में आपका नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, दैट मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ज़ीरो भी होता है और साथ में माइनस वाले भी होते हैं, -1 -2 और लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो फिर से हम लोग को क्या याद रखना है, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, पूर्णांक में सारे अंक आ गए, उसका नाम ही पूर्णांक है, दैट मीन्स सारे अंक आ गए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे ज़ीरो हो। ठीक है, तो हमारे 3 नंबर क्लियर हो गए, करेक्ट। अब अगला हमारा है, इसके बाद आता है अभाज्य नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होती हैं। पहली चीज़, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटें, ठीक है, कोई नंबर है जो खुद से कट सकता है, सारे नंबर खुद से तो कटते ही हैं, साथ में सिर्फ एक से कटे और किसी से ना कटे। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 लेते हैं
तो 3 खुद से कर सकता है, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 3 1 से भी कर सकता है, 3 टाइम जाएगा। लेकिन क्या 3 किसी और से कर सकता है? 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 3 क्या किसी और से कर सकता है? नहीं। और किसी के टेबल में 3 आता ही नहीं है। 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 4 के में आएगा ही नहीं क्योंकि उसकी शुरुआती 4 से होती है, ठीक है। तो 3 जो 3 है ये हमारा एक अभाज्य संख्या है। क्लियर? कोई भी नंबर जो या तो खुद से कट रहा हो या 1 से कट रहा हो, इसके सिवा किसी और से नहीं कट रहा हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या, अब देखिए यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लेते हैं मैंने एक नंबर उठाया, 3 के बाद मैंने 4 लिया। अब हमने देखा 4 से भी कट रहा है, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 1 से भी कट रहा है, 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 किसी और के पहाड़े में आता है। 2 हमने 1 से शुरू किया, 1 का हो गया हमारा, 2 से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है। तो 4 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 2 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3 के पहाड़े में क्या आता है, 4। तो 3 दूनी 6 होता है, 4 नहीं आता है 3 के पहाड़े में, तो 3 से नहीं कट रहा है। और उसके बाद 4 के बाद 5 आ जाता है, तो 5 तो वैसे ही 4 से बड़ा है, तो वो भी, उसमें भी 4 नहीं आएगा। तो 4 के यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए? एक हो गया हमारा 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 4, हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या ये नहीं है, उसकी वजह क्या है? 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। दैट मीन्स 2 से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि वो नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, एक खुद से और एक 1 से, और किसी और से कभी ना कटे, तो वही होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जैसे यहाँ पे 4 एक खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, साथ में एक दूसरे नंबर से कट रहा है, वो है 2। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। क्लियर? उसके बाद 4 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम लोग चलते हैं 1 के पास। क्या 1 अभाज्य संख्या है? अगर हम इसको चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे? अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है? खुद से कटे, 2 कंडीशन होती हैं, खुद से कटे और दूसरी कंडीशन होती है 1 से कटे। ठीक, तो देखिए अगर हम 1 की बात करें तो ये 1 से कट रहा है, ठीक है, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन खुद से कटने में और 1 से कटने में क्या ये 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे 1 के लिए तो ये सिंगल कंडीशन ही ना, क्योंकि वो खुद भी 1 ही है और 1 से तो कट ही रहा है। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन फॉलो हो रही है? सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रही है, राइट? 1 कंडीशन इज बीइंग फॉलोड, है ना। तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रही है और अभाज्य के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, तो इसका मतलब एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती, है ना। कोई भी सम संख्या एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती, ये लोगों का भ्रम होता है, मतलब कंसेप्शन होता है। और अगर हम लोग एक तरीके से सिर्फ ऊपर सोचें, सरफेस के तरह, सरफेस पर रहकर सोचें, तो हाँ ये एक चीज़ सही लगती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी 4 का एग्जांपल लिया, तो इसमें ये खुद से कट रहा था, 1 से कट रहा था, साथ में 2 से भी कट रहा था। 4 के बाद अगर हम दूसरा कोई प्राइम नंबर 6 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसके तो 4 गुणनखंड हो गए, राइट। तो यहाँ पर इसमें भी अभाज्य संख्या की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, और यहाँ पर भी अभाज्य संख्या की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। लेकिन कभी आपने 2 के लिए चेक किया? अगर हम 2 की बात करें, क्या 2 एक अभाज्य नंबर है या अभाज्य संख्या है? इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 कंडीशंस थी, अभाज्य संख्या की कंडीशंस क्या थी? 2 थी। नंबर 1 खुद से कटे और नंबर 2 1 से कटे,
इसके सिवा किसी और से ना कटे। बस दो ही कंडीशन है और इनको फॉलो होना ज़रूरी है। अगर तीसरी कंडीशन आ गई तो वो अभाज्य संख्या फिर नहीं रहेगी। अब हम 2 की बात करते हैं। क्या 2 1 से कटेगा? अगर हम 1 से डिवाइड करें कटेगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है। क्या 2 2 से कटेगा? अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 बढ़ जाएगा, 2 से भी कट गया। क्या 2 किसी और नंबर से कट सकता है? अगर हम एक को हमने चेक कर लिया, 2 को चेक कर लिया, अब 3 का अगर हम बात करें तो 3 तो वैसे ही 2 से बड़ा है, तो 3 के टेबल में तो 2 आना ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसमें, कौन सी ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसका आंसर होता है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्लस प्राइम भी है। इसके सिवा ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होता है जो प्राइम भी हो, केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। इसके बाद जो एक नंबर आता है वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर प्राइम का अपोजिट होता है। दैट मीन्स जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। यहाँ पे भी एक को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, एक को हम लोग बात नहीं करेंगे, एक को आप छोड़ दीजिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, वे नंबर्स या वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं कंपोजिट होती हैं। ठीक, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पीछे हम लोगों ने 2 का एग्जांपल लिया, तो 2 1 से भी कट रहा था, 2 बढ़ जा रहा था, और 2 से भी कट रहा था, 1 बढ़ जा रहा था, लेकिन 2 किसी और नंबर से नहीं कट रहा था, है ना। तो उस कंडीशन में 2 प्राइम नंबर था, इतना हमें क्लियर है, राइट। लेकिन अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है, यहाँ पर 4 1 से कट रहा था, कितने बार जा रहा था 4, यहाँ पर 4 2 से भी कट रहा था, कितने बार जा रहा था 2, और यहाँ पर 4 खुद से भी कट रहा था और कितनी बार जा रहा था, 1 बार। तो यहाँ पर कुल कितने गुणनखंड हो गए 4 के, एक 4 से कट रहा है, एक 2 से कट रहा है और एक 1 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गए, कितने हो गए 3। तो जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो उस कंडीशन में वो कंपोजिट नंबर होता है, यही तो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मतलब 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है कि 3 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी गुणनखंड हो जाएं। जैसे 6 का हम लोगों ने निकाला था, तो 6 1 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था और 6 खुद से भी कट रहा था। तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा इनके फैक्टर्स हैं, तो ये कितने हो गए, ये 4 यहाँ पर है। तो उस कंडीशन में 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। आई थिंक ये क्लियर होगा, राइट। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, फिर भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके बाद एक नंबर और बचता है, वो है हमारा को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें एक टर्म आएगा आपका LHCF। तो जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। HCF हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब 2 नंबर्स का, मान लो कोई नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों नंबर्स का HCF निकालें, तो HCF अभी जैसे मैंने बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको उन लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि इन दोनों का HCF आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपको ये याद रखनी है। HCF सीखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब 2 नंबर्स का HCF 1 होता है
तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब किन्हीं दो नंबर का HCF 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसिव हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 2 के बाद अगला नंबर 3 ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 और 11 भी आपस में प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई भी दो नंबर जिनका आपस में HCF 1 है वो आपस में को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आई थिंक को प्राइम नंबर की कंडीशंस मैंने आपको बता दी। मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर समझा दिया अभी। एक मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, सिर्फ प्लस वाले। फिर एक आता था होल नंबर आपका। होल नंबर्स में क्या आता है, 1 से इन्फिनिटी तक तो होते ही हैं, साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिर आपके आता है इंटीजर्स, ठीक है, इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मैंने पीछे हिंदी में लिख दिया, बिल्कुल अगर आपको दिक्कत है तो आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक इसको कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इंटीजर्स जिनको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं हिंदी में, इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो होता ही है, साथ में 0 होता है और साथ में -1 से लेकर माइनस की इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक होते हैं उसमें सारे अंक जोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है पूर्णांक, दैट मीन्स पूर्ण अंक, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बता दिया कि ये भी क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। और ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर जब कोई नंबर सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे, खुद से या सॉरी या नहीं और, ठीक है, खुद से और 1 से कटे, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, जब कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है तो वो कंपोजिट होता है। आप एक को अभी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद को प्राइम की अगर हम बात करें तो वो कोई दो नंबर, ठीक है, को का मतलब होता है सह, ठीक है, इसको हम लोग सह अभाज्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो कोई दो नंबर, अगर कोई दो नंबर का आपस में जो HCF होता है वो 1 है, तो वो आपस में सहअभाज्य संख्या होती है। दैट मीन्स आपस में वो एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर्स के लिए तरह काम करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर समझा दिए, और ये चीज़ें आपको संख्या पद्धति में या नंबर सिस्टम के अंदर पढ़नी थी, समझनी थी। ये हमने जब समझ लिया तो इसके बाद कई क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इन नंबर्स की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग वापस से पीछे चल के देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा, प्राकृतिक संख्याएं समझ ली, पूर्ण संख्याएं समझ ली, पूर्णांक समझ लिए, अभाज्य संख्याएं समझ ली, सह अभाज्य संख्याएं समझ ली और भाज्य संख्याएं समझ ली। तो ये था कि हम लोग को नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हम लोग ये देख रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ नंबर, ये एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है और समझना होता है, तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है, फिर भी मैंने आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दे दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आपका आता है वो ये है कि उसके बाद की जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग को नंबर सिस्टम के अंदर जो पढ़ना होता है वो होता है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसको समझना होगा। ये आपको एटलीस्ट 11 तक आनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पर, वो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकते। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें आपको इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 7 की, 6 की, इवन 8 की, 9 की, इन सब की डिविजिबिलिटी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद से भी समझ के कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी है जहाँ पर आपको कोई दूसरा समझाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप खुद से भी समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है, तो आप
मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट करके जो भी मीडियम में प्रोवाइड करूँगा उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। अब जो आपका असली नंबर सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। वो सब तो बेसिक्स था, ठीक। असली फॉर्मूले होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, वो होते हैं ये। इनको हमें हर हाल में याद करना है, और ये मैं इसमें मतलब मैं समझा नहीं सकता, आपको ये याद ही करना है, ठीक है। क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप इनको तो याद ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। आपको रट्टा नहीं मारना होता है। हाँ, आपको रट्टा इनका मारना पड़ेगा, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर आपको पहले दो फॉर्मूले याद हैं तो उनसे आप ये वाला बना लोगे, उनसे आप ये वाला बना लोगे, ठीक है। उन्हीं से उसके बाद आप अगर ये वाला फॉर्मूला भी इन्हीं दो से बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला इसको आप याद कर सकते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, टीआरई वाला 3.0 का री एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आते हैं, और बीपीएससी का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो जो री एग्ज़ाम वाला हुआ है अभी रिसेंट में, जो री एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3.0 का, ठीक है। उसमें इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इनको आपको हर हाल में याद करना है, ये आपको याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये वाला, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्चुअली में लिखे ही यहाँ पर वो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ये वो चीज़ें जो आपको खुद से करनी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाने वाला हो, ठीक है। आप जब इनको याद कर लेंगे, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला समझ लिया, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब a + b + c = 0 हो, मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन, किसी भी तरीके की एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पर x, y, z या a, b और c के फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जब हम x + y या a + b + c करते हैं उन वैल्यूज़ को, और अगर उनका जो सम है वो 0 आ जाता है, तो हम उस सम को इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। और अगर हमने a + b + c की जगह 0 रख दिया, तो ये वाला पोर्शन तो आपका पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, करेक्ट। और जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं जैसे a + b + c = 0 आ गया, आपने 0 उठा के यहाँ पर रखा, तो जब आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ में, तो वो 0 ही देगा आपको। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो जाएगा। और फिर जब 0 हो जाएगा तो इस वाले को उठाकर उधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + c³, और ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3abc। और यही फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, जब a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख दी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अभी आपका काम इतना तर्क करना नहीं है, वो मैं देख लूँगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। आपको बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि बिना इन फॉर्मूले के जितने भी पीछे मैंने ये वाले साथ में ये वाले, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कौन से टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ने चाहिए, वो है सीरीज़ कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके की होती है, और उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि आपको फॉर्मूले ही यूज़ करने हैं, क्योंकि जो पीआरटी लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ से या नंबर सिस्टम में, वो बिल्कुल प्योर फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो आपको इतना हर चीज़ में इतना मतलब डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 सीरीज़ होती हैं। एक होती है आपकी अंकगणितीय सीरीज़, जिसको हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं।
और तीसरी होती है आपकी हरात्मक श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में हार्मोनी या हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये 3 आपकी सीरीज होती हैं। अब हम लोग इसकी कंडीशंस को समझ लेते हैं। जो आपकी अरिथमेटिक सीरीज होती है ना, इसको मैं यहाँ से समझता हूँ। जो आपकी अरिथमेटिक सीरीज होती है, इसमें कंडीशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज़ ली 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। इसको इन्फिनिट हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए मैं इतनी सीरीज़ लेता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ देख पा रहे हैं वो ये है कि इन सारे नंबर्स का, चाहे हम 2 से 4 के बीच का देख लें, या 4 से 6 के बीच का देख लें, 6 से 8 के बीच का देख लें, या 8 से 10 के बीच का देख लें, जो डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। और जब डिफरेंस सेम होता है तो वो आपकी अरिथमेटिक सीरीज होती है, या इसको हम लोग अंकगणितीय सीरीज कहते हैं, ये श्रेणी कहते हैं। करेक्ट। इसके बाद इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया कि सीरीज़ को, अरिथमेटिक सीरीज़ या अंकगणितीय सीरीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो सेम चीज़, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जो सक्सेसिव नंबर्स हैं, जो क्रमागत 2 नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस सभी जगह सेम होना चाहिए। जैसे चाहे हम सीरीज़ में कोई भी 2 नंबर उठा लें जो क्रमागत हैं, जैसे 4 और 6 को अगर हमने उठाया तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 2 है। 2 और 4 को अगर हमने उठाया तो भी इनका अंतर 2 ही आ रहा है। 8 और 10 को हमने उठाया तो भी इनका 2 ही अंतर आ रहा है। 10 के बाद अगर हम 12 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 और 12 के बीच में जो अंतर होगा वो भी 2 ही होगा। तो ये एक अंकगणितीय सीरीज़ है, इसको इसी तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, आगे की क्या कंडीशंस होती हैं अंकगणितीय सीरीज़ में। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि कोई भी सीरीज़ जो जिनके बीच का मतलब जो क्रमागत अंतर क्या होता है, समान होता है, स्थिर होता है, मतलब समान होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो कोई भी हम 2 आपस के क्रमागत संख्या ले लें, उनके बीच का हमेशा अंतर सेम ही आएगा। तो ये एक आपकी अंकगणितीय सीरीज़ है, या इसको हम लोग अरिथमेटिक सीरीज़ भी कहते हैं। इसकी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले ये हैं। अभी मैं इसके क्वेश्चन आज नहीं करवाऊँगा इस वाली क्लास में। अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूँ आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, एक बार मैं जब PDF इसको शेयर कर दूंगा तो आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। आपके पास अगर कोई मैथ्स की बुक है जिसमें ये टॉपिक दे रखा है नंबर सिस्टम, तो आप उससे जाकर इन चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और जो चीज़ याद करने वाली है उनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि वो फॉर्मूले हो गए, श्रेणियाँ क्या होती हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और क्या फॉर्मूले होते हैं। आप क्वेश्चन मत सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, इन पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है। दैट मीन्स अगर हमें सीरीज़ का कोई, मान लेते हैं कि एक सीरीज़ दे रखी है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लो कोई दे रखी सीरीज़ 2 + 4 + 6 + k + 10 + 12। ठीक है, और उसने कह दिया कि k की वैल्यू निकालो। अब अभी आपको ऐसे दिख रहा है तो आप बता दोगे 8 आएगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आप इसका सल्यूशन मुझे बताओ। वैल्यू तो जो है सो है, वो आपको पता है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका सल्यूशन, इसको कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या है, Tn = A1 + n-1 × d। यहाँ पर जो d है वो इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस है। दैट इज़ d डिफरेंस है। कोई भी 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको d से डिनोट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंस 2 आ रहा है। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कितने इसमें संख्याएं हैं, कितने पद हैं।
तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार, पाँच, छः, तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई 6। जितने भी पद n की वैल्यू उतनी, ठीक है। उसके बाद a1 ये आपका पहला पद है, दैट मीन्स जो 2 है, a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और 1 बाकी n मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, tn एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि पांचवा पद निकालो, तो वो पांचवें का मतलब n की वैल्यू 5th, हमें 5th वैल्यू की जो भी 5th नंबर पे जो वैल्यू वो निकाली है, तो n की जगह 5 कर देंगे और पहला जो वैल्यू है वो हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 हो गया, प्लस कितने पद हैं यहाँ पर, टोटल n की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, तो हो जाएगा 6 - 1 और d कितना है 2 है, करेक्ट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 6 ना होगी, यहाँ पे 5 होगी, क्योंकि 5th टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये 4th टर्म हमको निकालना है, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 1, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म है 1 2 3 4, वो 4th टर्म की यहाँ पे बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे t4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 4 - 1, दैट मीन्स 3 × 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, टोटल कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना 8 आएगा, और आपको भी पता है 2 4 6 और 6 के बाद 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा दिया कि कैसे संख्या पद्धति काम करती है, सॉरी मतलब संख्या पद्धति के अंदर अरिथमेटिक सीरीज़ काम करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक फार्मूला और होता है, वो आपका होता है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो मान लेते हैं कि कोई सीरीज़, जैसे यही सीरीज़ हम ले लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि इनका सम बताओ, कि इस सीरीज़ का अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn, यहाँ पे S सम को डिनोट करता है, और ये होता है n/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट में a1 + an, ठीक है। इसके बाद जो आपको देखना है, आपको एक ये फॉर्मूला भी आपको एक याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपको गुणोत्तर श्रेणी देखनी है। सेम चीज़ें इसके साथ भी होती है कि क्रमागत पदों का जो पदों के बीच का जो अंतर होता है, अनुपात। यहाँ पे देखिए पीछे की जो आपकी सीरीज़ थी, जैसे कि अरिथमेटिक सीरीज़ थी, अरिथमेटिक सीरीज़ की कंडीशन थी कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर अंतर है कि यहाँ पे अनुपात की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं एक सीरीज़ है, जैसे 2 4 8 16 32, ठीक है। तो अनुपात का मतलब है 4/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 8/4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 16/8 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 32/16 इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो दैट मीन्स इनका जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगा, वो होगा 2, राइट। तो ये इसी अनुपात, तो जब रेशियो दो टर्म्स के, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, तो वो एक जियोमेट्रिक सीरीज़ होती है, ठीक है। ये इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसी तरीके से जो आपकी अरिथमेटिक सीरीज़ होती है, उसमें भी अगर आपको कोई टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो किस किस को डिनोट करती हैं, क्या क्या डिनोट करती हैं। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूँ तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे फिर से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, और साथ में जब आप इसको याद करके कर लेंगे, आप समझ लेंगे, तब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के जो टर्म्स होते हैं उनका सम फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा टर्म किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में एक चीज़ और आ जाती है, वो ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर टर्म्स इन्फिनिट हैं, ठीक है, तो उन इन्फिनिट टर्म का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको ये इसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक आपका पीछे वाला, एक ये वाला,
दैट मीन्स एक अरिथमेटिक सीरीज़ और एक गुणोत्तर श्रेणी, आपको ये दोनों श्रेणियाँ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हरात्मक श्रेणी की कंडीशन ये है कि अगर आपको अरिथमेटिक सीरीज़ या अंकगणितीय सीरीज़ याद है या आप उसको समझ चुके हैं, तो हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक सीरीज़ सेम होती है, बस उसका अपोजिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो अगर हम इसको हरात्मक श्रेणी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी को सॉल्व करने का कोई अलग तरीका नहीं होता है, बस अगर आपको हरात्मक श्रेणी दे रखी तो आप उसको गुणोत्तर श्रेणी में पहले कन्वर्ट कर लें, फिर फॉर्मूला लगा के उसका आंसर फाइंड कर लें, फिर जो भी आएगा फिर आप उसको पलट कर फिर से हरात्मक श्रेणी के रिजल्ट में कन्वर्ट कर दें। बस यही इसका तरीका होता है। तो हरात्मक श्रेणी में पदों के व्युत्क्रम एक अंकगणितीय श्रेणी में बनाते हैं। दैट मीन्स व्युत्क्रम, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हरात्मक श्रेणी है तो इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे, करने पर क्या आएगा आपका, ये श्रेणी आएगी जो कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। तो अगर आपने अरिथमेटिक सीरीज़ को अच्छे से समझ रखा है तो आपको हरात्मक श्रेणी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपके कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना है। वो जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 से लेकर n टर्म्स का योगफल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका ये फॉर्मूला दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। आपको ये 5 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको जो नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक पढ़ना होता है वो है फाइंडिंग ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें अभी अगर मैं कुछ आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा अनलेस कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं इनके क्वेश्चंस भी साथ में लेकर आऊँगा और मैं वहाँ पर आपको इस चीज़ को और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा बल्कि। ठीक है, तो अभी जो हम लोग समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो उनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF होंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं यहीं पर शेयर करूँगा इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।